कलम विरासत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कलम विरासत और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अमर और हृदय स्पर्शी कहानी बड़े घर की बेटी। ये कहानी केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कारों, रिश्तों की मर्यादा, त्याग, सहनशीलता और परिवार को जोड़कर रखने वाली नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रेम, सम्मान और परिवार की इस अनमोल कहानी को। उत्तर प्रदेश के एक शांत और सुंदर गांव गौरीपुर में बेनी माधव सिंह नाम के एक प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। कभी उनके परिवार की गिनती इलाके के सबसे समृद्ध परिवारों में होती थी। उनके दरवाजे पर हाथी झूमते थे, घोड़े बंधे रहते थे और नौकर चाकरों की लंबी कतार लगी रहती थी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे संपत्ति घटती गई। मुकदमेबाजी, खर्च और बदलते समय ने उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। अब वह पुराना वैभव तो नहीं रहा था, पर गांव में उनकी प्रतिष्ठा अब भी कायम थी। लोग आज भी उन्हें उसी आदर से देखते थे। बेनी माधव सिंह के दो पुत्र थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ पढ़े लिखे, गंभीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शहर में पढ़ाई की थी और इलाहाबाद में नौकरी करते थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद उनके मन में भारतीय संस्कृति और परिवार के प्रति गहरा सम्मान था। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करते और छोटे भाई से भी प्रेम करते। दूसरी ओर लाल बिहारी बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह लंबा चौड़ा, बलिष्ठ और गांव के पहलवानों जैसा शरीर रखने वाला युवक था। उसे पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि नहीं थी। उसका अधिक समय खेतों, दोस्तों और शिकार में बीतता था। स्वभाव से वह थोड़ा क्रोधी भी था। हालांकि उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जल्दी गुस्सा आ जाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कुछ समय बाद श्रीकंठ का विवाह आनंदी नाम की एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हुआ। आनंदी बड़े घराने की बेटी थी। उसके पिता एक बड़े ताल्लुकेदार थे। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, घोड़े गाड़ियां, बड़े बड़े कमरे, शानदार वस्त्र और हर प्रकार की सुविधा आनंदी ने बचपन से देखी थी। लेकिन आनंदी केवल बड़े घर की बेटी ही नहीं थी, बल्कि बड़े संस्कारों वाली लड़की भी थी। उसमें अभिमान नाम मात्र का भी नहीं था। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई, तो वहां का साधारण जीवन देखकर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने नए घर को पूरे मन से अपना लिया। गांव का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। वहां न शहर जैसी चमक थी, न मायके जैसी ऐश्वर्यपूर्ण व्यवस्था। फिर भी आनंदी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वह बड़े घर से आई है। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, सास ससुर की सेवा करती और सभी का सम्मान करती। धीरे धीरे पूरे घर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। बेनी माधव सिंह अक्सर कहते, हमारे घर की बहू सचमुच लक्ष्मी है। आनंदी के व्यवहार से गांव की स्त्रियां भी प्रभावित थीं। वह सबसे प्रेम से बात करती। किसी से ऊंची आवाज में बोलना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। लेकिन परिवारों की असली परीक्षा सुख के समय नहीं, बल्कि छोटे छोटे विवादों के समय होती है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। गर्मी का मौसम था और गांव के चारों ओर धूप फैली हुई थी। आनंदी रसोई में भोजन बना चुकी थी। तभी लाल बिहारी शिकार से लौटकर आया। उसके हाथ में दो चिड़ियां थीं। वह हंसते हुए बोला, भाभी आज तो बड़ा अच्छा शिकार मिला है, जल्दी से इसे पका दीजिए, बहुत भूख लगी है। आनंदी मुस्कुराई और बोली, अभी बनाती हूँ। हालांकि वो पहले ही भोजन बना चुकी थी, फिर भी उसने देवर की इच्छा का सम्मान किया और मांस पकाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रसोई में घी बहुत कम बचा था। आनंदी ने सोचा कि लाल बिहारी शिकार लाया है और उत्साह से खाने बैठा है, इसलिए भोजन स्वादिष्ट बनना चाहिए। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। कुछ देर बाद भोजन तैयार हो गया। लाल बिहारी खाने बैठा। उसने दाल खाई तो उसमें घी नहीं था। उसका माथा सिकुड़ गया। वह बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने सहज स्वर में कहा, घर में जितना घी था सब मांस में पड़ गया। बस इतना सुनना था कि लाल बिहारी का क्रोध भड़क उठा। उसने व्यंग्य से कहा, हाँ, मैके में तो घी की नदी बहती होगी। यह बात आनंदी को चुभ गई। उसने कभी अपने मायके का घमंड नहीं किया था, लेकिन अपमानजनक शब्द सुनकर उसके मन को ठेस पहुंची। वह शांत स्वर में बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का होता है। ये सुनते ही लाल बिहारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में मनुष्य सही गलत का भेद भूल जाता है। उसने पास पड़ी खड़ाऊं उठाई और आनंदी की ओर फेंक दी। आनंदी ने हाथ से उसे रोक लिया, लेकिन उसकी उंगली में चोट लग गई। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उस रात आनंदी बहुत देर तक रोती रही। उसे चोट से अधिक दुख इस बात का था कि घर में उसका अपमान हुआ था। वह सोचने लगी, क्या यही वह परिवार है जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया? लेकिन फिर उसने स्वयं को संभाला। उसने न किसी से शिकायत की, न कोई हंगामा किया। 2 दिन बाद शनिवार आया। श्रीकंठ घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आनंदी उदास है। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या बात है आनंदी, तुम इतनी चुप क्यों हो? पहले तो आनंदी ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब श्रीकंठ ने बार बार पूछा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पूरी घटना बता दी। श्रीकंठ ये सुनकर स्तब्ध रह गए।
उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका छोटा भाई ऐसा व्यवहार कर सकता है। धीरे धीरे उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा अपमान है। किसी स्त्री पर खड़ाऊं फेंकना असभ्यता की हद है। आनंदी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अब बात बढ़ाने से क्या लाभ, गलती हो गई। लेकिन श्रीकंठ का मन शांत नहीं हुआ। अगली सुबह उन्होंने अपने पिता से कहा, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। बेनीमाधव सिंह चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, क्या बात है? श्रीकंठ बोले, जहां स्त्रियों का सम्मान न हो वहां रहना कठिन है। लाल बिहारी ने आनंदी पर खड़ाऊं फेंकी, यह मैं सहन नहीं कर सकता। बेनीमाधव सिंह ने समझाया, बेटा छोटा है, उससे गलती हो गई। घर परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन श्रीकंठ अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, या तो वह रहेगा या मैं। ये बात धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। लाल बिहारी ने जब यह सुना तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी एक गलती से परिवार टूटने की नौबत आ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, भैया ने हमेशा मुझे प्यार दिया, मैंने क्रोध में आकर कितना बड़ा अपराध कर दिया। उधर आनंदी का मन भी अशांत था। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाइयों दूरी आए। शाम होने लगी। घर का वातावरण भारी हो गया था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तभी लाल बिहारी धीरे धीरे आनंदी के कमरे के पास आया। उसकी आवाज़ भरा रही थी। वह बोला, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना, अब मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। आनंदी चौंक गई। उसने पूछा, कहाँ जाओगे? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। अब मैं भैया का सामना नहीं कर सकता। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आनंदी का हृदय पिघल गया। उसे महसूस हुआ कि लाल बिहारी को अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप है। वह तुरंत श्रीकंठ के पास गई और बोली, उन्हें रोक लीजिए, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन श्रीकंठ अभी भी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे मैं कैसे क्षमा कर दूं? आनंदी बोली, यदि परिवार टूट गया तो क्या वह अच्छा होगा? बड़े वही होते हैं जो क्षमा करना जानते हैं। उसी समय लाल बिहारी घर से बाहर जाने लगा। आनंदी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे? लाल बिहारी रो पड़ा। वो बोला, भाभी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि इस घर में रह सकूं। तभी श्रीकंठ भी वहां आ गए। उन्होंने अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखे। उनका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। ये दृश्य देखकर बेनी माधव सिंह की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। उस दिन घर का टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। आनंदी ने अपने धैर्य, प्रेम और समझदारी से पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। उसके त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी परिवार की असली शक्ति धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम और संस्कार होते हैं। समय बीतता गया। घर में फिर से हंसी लौट आई। लाल बिहारी अब पहले से अधिक विनम्र हो गया था। वह आनंदी का बहुत सम करने लगा। जब भी वह उस घटना को याद करता, उसका सिर शर्म से झुक जाता। आनंदी ने भी कभी उस बात का ताना नहीं दिया। यही उसकी महानता थी। धीरे धीरे गांव में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कहते, सचमुच बड़े घर की बेटी वही होती है जो अपने संस्कारों से परिवार को जोड़कर रखे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कहानी से शिक्षा, ये कहानी हम सिखाती है कि परिवार प्रेम, धैर्य और क्षमा से चलता है। क्रोध और अहंकार रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि समझदारी और त्याग उन्हें मजबूत बनाते हैं। आनंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक समझदार स्त्री पूरे परिवार को टूटने से बचा सकती है। परिवार में कभी कभी मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धैर्य और प्रेम से काम ले तो हर विवाद समाप्त हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कलम विरासत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।